नमस्कार। आप देख रहे हैं द देसी अंदाज। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत से जो चिकित्सा का एक वैकल्पिक चिकित्सा जिसको हम लोग कह सकते हैं कि क्षेत्र में एक अच्छा नाम है और आप की तारीफ देश नहीं विदेशों तक में होती है। ऐसे आज हमारे खास मेहमान के रूप में हमारे बीच हैं। आप हैं डॉक्टर अशोक साहा जी। आप एमडी नेचुरोपैथ एवं यौगिक साइंस में आपने डिग्री लिया है। आप रजिस्टर एक्वा पंक्चरिस्ट हैं। अभी हाल ही में अखबार के माध्यम से भी सभी को पता चला था कि एक कनाडा का ही पेशेंट आपके पास आया था। एक 13 साल का बच्चा, 13 महीना का 13 महीना का, वो 13 महीना का बच्चा का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम था, जिसका इलाज आपने किया और काफ़ी हद तक उस बच्चे का अभी तक वो सुधार हुआ है। तो ऐसे डॉक्टर अशोक साहा जी का मैं हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्ते। सबसे पहले तो सर हम जानेंगे, चूँकि चिकित्सा का ये वैकल्पिक रूप बोला जाता है इसको, तो एक्वापंक्चर क्या है सर? पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं। एक्चुअल देखा जाए तो एक्यूपंक्चर एक ट्रीटमेंट विधि है और ये बहुत ही प्राचीन ग्रंथ को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो एक्यूपंक्चर, जो कि सूची भेद के नाम पे ऋग्वेद में हम लोगों को मिलता है। और ये एक्यूपंक्चर का मतलब होता है, एक्यू मतलब होता है एक सुई, जो कि हमारा शरीर के डिफरेंट पॉइंट में, स्पेसिफिक पॉइंट पे नीडल डाल के उसको स्टिमुलेशन करने से स्टिमुलेट किया जाता है और उसके दौरान कुछ इंटरनल ऑर्गन को हम लोग स्ट्रेंथन करते हैं और यही एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के माध्यम से हम लोग क्रिया करते हैं। जो कि एक्यू का मतलब होता है नीडल और पंक्चर का मतलब होता है कुछ विशेष पॉइंट में उस नीडल को पंक्चर करना। तो सर आपने जैसे बताया कि एक्वापंक्चर एक विधि है जो कि इंटरनल ऑर्गन को आप उसमें एक सुई के माध्यम से स्ट्रेंथन कर देते हैं। स्ट्रेथन करते हैं। तो इस विधि से, एक्वापंक्चर विधि से किस किस बीमारी का इलाज होता है बिल्कुल जी, और यह कितना कारगर है? सही में ये एक्यूपंक्चर जो है इसको हम लोग समझ गए, जिस शरीर का ऊपरी हिस्सा में कुछ पॉइंट है, जिस पॉइंट में एक नीडल को डालते हुए हमारा सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ह्यूमन बॉडी को स्ट्रेंथन करके उसको बैलेंस करके एक बीमारी को मुक्ति किया जाता है। दूसरा सवाल हुआ कि इस विधि से कौन कौन बीमारी ठीक होता है। तो देखा जाता है मेरे अनुभव के आधार पर लगभग सारे सिस्टम में एक्यूपंक्चर काम करता है। इसीलिए देखा जाए तो हर सिस्टम में, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बोर्मिलो सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, एवरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। लेकिन उसके लिए परफेक्ट पॉइंट को सिलेक्शन करना, टू द पॉइंट में नीडल डालना, उसके पेशेंट का जो साइन सिम्टम रहता है उसके आधार पर हमारा डायग्नोसिस होना, पॉइंट सिलेक्शन होना, फिर वो सिलेक्शन करके वो टू द पॉइंट में अगर नीडल डाला जाता है तो लगभग हर बीमारी में एक्यूपंक्चर बहुत ही कारगर है। चलिए बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि कितनी बीमारियों में यह कारगर होता है और मैंने इसमें इलाज होता है वो। अच्छा, ये चूँकि सर लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जानकारी का अभाव है, ये कितना खर्चीला है सर ये इलाज? एक्चुअली देखा जाए तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के प्रति मनुष्य को आदमी का झुकाव है, ठीक है ना। उसके कारण है इसका प्रचार है। मनुष्य जब छोटे से रहता है तो दवाई लेके ही जन्म लेता है और दवाई अंत तक भी दवाई चलते रहता है। तो इस जो लगाव है इसके चलते मनुष्य को सिस्टम जो है उसका अंदर में जो विश्वास पैदा है, जब हम बीमार होने से ही एलोपैथी मेडिसिन लेना चाहिए। इसी के चलते उसका एक प्रचार है, प्रसार है, मनुष्य को अपना अनुभव के आधार पर आधारित है। दूसरा क्या आता है, ये जो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट है ये वैकल्पिक चिकित्सा है और ये हमारा पूर्वज लोग इलाज करते थे, लेकिन बीच में वो साइलेंट हो गया कोई भी कारण से। लेकिन क्या होता है, यही कॉन्सेप्ट को विदेशी लोग कुछ इसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद आज इंडिया में घूम के आ रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा करके आदमी इसमें अवेयरनेस हो रहा है
इसमें जो भी व्यक्ति समर्पण करता है वो अनुभव लेता है, और अनुभव लेने के बाद उसको एक अपना एक्सपीरियंस को दूसरा आदमी तक पहुंचाता है। इस तरह से थोड़े थोड़े करके इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से इसके बारे में मनुष्य उतने नहीं जानता है। तो आप लोगों को माध्यम से ही मनुष्य तक ये बात पहुंच पाएगी। सर ये खर्चीला कितना है? हाँ, दूसरा सवाल हमारा खर्चीला के बारे में। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में अगर हम लोग देखें, जे एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट का लकवा मार देता है, तो हॉस्पिटल में रहने से उसको अनलिमिटेड खर्चा हो जाता है। कभी किसी को 1 लाख होता है, 1.5 लाख होता है, 2, 5, कितनी लिमिटेड नहीं से है। लेकिन एक्यूपंक्चर में क्या होता है, एक डायग्नोसिस होने के बाद उसमें अगर ट्रीटमेंट खर्चा देखा जाए तो वो ना के बराबर है। ऐसा 10-20 सीटिंग ट्रीटमेंट लेता है, कुछ क्रिटिकल केस रहता है 6 महीना भी होता है, तो ज़्यादा से 20,000, 30,000, 40,000 में वो बीमारी कठिन से कठिन बीमारी से वो वापस आ सकता है। इसीलिए एक्यूपंक्चर बिल्कुल ना के बराबर खर्चा है। चलिए ये बहुत अच्छा सर आपने बताया कि ये एक्यूपंक्चर का जो इलाज है वो ना के बराबर इसका खर्च है। मतलब जो विधि से अगर हम एलोपैथ में जाते हैं तो जहाँ लाखों रुपया खर्च हो सकता है, वहाँ यहाँ कम से कम खर्चा में उसका इलाज हो सकता छोटे छोटे बीमारी में बिल्कुल खर्चा नहीं है, 5,000, 3,000, 10,000 में भी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। है। अच्छा सर ये बताइए कि ये विधि क्या हमारे देश की है या कोई विदेश से आना? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअल देखा जाता है, जब हम अपना स्टडी किए तो हम पहले ही बताएं, जो ऋग्वेद में भी ये सूची वेद के नाम में एक्यूपंक्चर को देखा गया, लेकिन बीच में बहुत दिन तक ये ट्रीटमेंट के बारे में कोई साइलेंट रहा। किसी किसी जगह में इलाज हुआ, लेकिन उसको हम लोग ध्यान नहीं दे पाए, ये वो पब्लिक के माध्यम पब्लिक तक नहीं पहुंच पाया। तो बाद में देखा गया जो चाइना और बहुत सारा देश है विदेश में ये ट्रीटमेंट को डेवलप किया। तो मेरा मानना है कि चाइना निश्चित रूप से ये डेवलप किया है, और चाइना से ही हमारा इंडिया में बहुत सारा डॉक्टर वहाँ पर जाके सीख के इंडिया में ले आ रहा है। लेकिन मेरे मानना है कि हमारा पूर्वज भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है, जो कि मैं इंडिया को एक ओरिजिन मातृ रूप से ही देखता हूँ एक्यूपंक्चर को। लेकिन विदेशी फिलोसोफर जो है वो हमारा इंडिया का फिलोसॉफी को गहन अध्ययन किया और उसको अपना के उस विषय में काम किया, और उसके फलस्वरूप आज इंडिया में भी एक्यूपंक्चर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मतलब सर ये कह सकते हैं कि ये विधि तो हमारे शास्त्रों की है, जी सर। हमारे देश की है, लेकिन देश में अवेयरनेस के अभाव के कारण, जागरूकता के अभाव के कारण ये विदेश चला गया। जी सर। और विदेश से आज के समय में विदेश से जो हमारे डॉक्टर हैं वो वहाँ से सीख के भारत में आके चिकित्सा फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलिए बहुत अच्छा है सर। इसके जो एक्यूपंक्चर का जो इलाज है सर, इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या? बहुत अच्छा सवाल। एक्चुअल एक्यूपंक्चर में देखा जाए तो ये नेचुरल विधि से ट्रीटमेंट होता है, और इसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। आज तक जितने दिन से इंडिया में इलाज हो रहा है, ये विदेश में भी इलाज भी हो रहा है, एक्यूपंक्चर का बारे में देखिएगा जो ना कोई मीडिया में आया जिसका साइड इफेक्ट के रूप में। इसीलिए नेचुरल ट्रीटमेंट है, आपका नेचुरली आपका बॉडी के अंदर में बायोकेमिकल को चेंज कर देता है, और वो बैलेंस में आके आपको संतुलित करके एक हेल्दी बॉडी देता है। इसीलिए इसमें किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट का आज तक नहीं मिला, ना है। चलिए सर इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों में ये डर एक भ्रम बना रहता है कि पता नहीं नीडल का प्रयोग करने से साइड इफेक्ट होता है क्या शरीर में, या इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है क्या। एक लोगों के अंदर में भ्रम की स्थिति थी जो आपने सर क्लियर किया कि इस तरह की कोई मैटर इसमें नहीं है। सर एक सवाल है मेरा कि क्या योग के साथ इस विधि का कोई संबंध है क्या? क्योंकि आपने योगिक में भी आपने डिग्री लिया है, योग क्रिया में भी, तो इसका कोई संबंध आपस में है क्या दोनों का? एक्चुअल देखा जाए ना तो ओरिजिन में अगर हम लोग इटियोलॉजी को देखते हैं, बीमारी का कोई कारण को देखते हैं, सृष्टि में जाते हैं, जीव और प्राणी का जो मानव का जो सृष्टि है वो कहाँ से है? एक तथ्य से ही आया, फिर वो द्वितथ्य बना, फिर वो 5 एलिमेंट्स में अग्नि वायु आकाश वसुंधरा को कॉन्सेप्ट आया। वो अग्नि वायु आकाश वसुंधरा जल के माध्यम से इंटरेक्शन के द्वारा हमारा मेटल बना, प्लांट बना, एनिमल वाला ह्यूमन बॉडी बना। तो अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी में सारे पंच तत्व का जो बैलेंस है, जब बैलेंस रहता है तब हम स्वस्थ रहते हैं,
और जब इम्बैलेंस हो जाता है तब हम बीमार पड़ जाते हैं। तो एक्यूपंक्चर में भी 5 एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, योगा में भी 5 एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। तो मैं नेचुरली इसको मानता हूँ लगभग मिल-जुल है, लेकिन उसका जो टेक्निक है पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग के माध्यम से रखा, और वो जो विधि है उसको एक स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है। और एक्यूपंक्चर क्या होता है, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बायोकेमिकल चेंज करके आपको स्पिरिचुअलिटी का थॉट भी प्रदान करती है। इसलिए मैं इन दोनों को सिमिलरिटी मानता हूँ, लेकिन दोनों टेक्निक अलग अलग है। दोनों अलग, अलग है। मतलब आप एक्वापंक्चर अलग है, योग अलग है, लेकिन दोनों में समानता ये है कि दोनों सेम विधि से लगभग दोनों की समानताएं हैं। जी तो सर हम कुछ सवाल योग पे भी आपसे करना चाहेंगे। जी योग मैंने एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने देर तक योग कर राइट। एक्चुअल क्या होता है, रोग जो है ना, ये इसको हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसके आधार पर डिपेंडेबल है, ठीक है ना। जैसे हमारा मन है, हमारा शरीर है, हमारा बुद्धि है, हमारा विवेक है, हमारा आत्मिक लेवल में है। तो मेरा सोच कैसा है, जो योग का मतलब होता है हम किसी से साथ कनेक्ट करना, जुड़ जाना। तो दो तरह का तथ्य रहता है, एक होता है नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव। अगर नेगेटिव के साथ मैं जुड़ता हूँ तो हमारा आधा गति होगा, पॉजिटिव के साथ अगर जुड़ता हूँ तो मैं ऊपर की ओर चल जाता हूँ। आपका सवाल है जो एक साधारण पब्लिक को कितनी योग करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा खान पान के साथ, अपने सोच को पॉजिटिव रखने के साथ अगर 1 घंटा योग किया जाए, विशेष करके आसन, प्राणायाम और कुछ ध्यान बस इतनी सी अगर कर लिया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा। मतलब कुछ आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये 3 चीज मुख्य रूप से प्रतिदिन अगर लोग कर ले 1 घंटा, तो निश्चित तौर पर मनुष्य स्वस्थ रहेगा। जी जी अच्छा सर, क्या मैंने योग से मानसिक तनाव कम हो सकता है? बिल्कुल। योग का मतलब ये है जुड़ना, ठीक है ना। हमारा जो प्रकृति में 2 ही चीज है, एक होता है नकारात्मक सोच, दूसरा होता है सकारात्मक सोच। तो जैसे कामना वासना, मैं सारी चीज को समझना चाहता हूँ तो मेरे साइकोलॉजिकल कहाँ गया, वो वस्तु में चला गया। मैं खुद को बोल गया, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचे, सिर्फ इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, उसमें तनाव बढ़ता है। तो ये मानसिक रिलेशनशिप हो गया, कनेक्टेड हो गया, जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा साधन इकट्ठा करने में ही दे रही है, जीवन को भूल गए। और दूसरा थॉट होता है मैं अपना जीवन को जीना चाहता हूँ। तो इसमें हमारा योग में जो कॉन्सेप्ट है समत्व भावना, अर्थात अपने आप को समझो, जीवन को समझो, जीवन को जीवन जैसा चलने दो। और फिर क्या होता है, और निष्काम भावना, जो हमारा गीता में भी वर्णन किया गया, बोले तुम काम करते जाओ, फल सतह ही आएगा, इसीलिए फल का चिंता मत करो। तो ये जो भावना, समत्व भावना और निष्काम भावना, निष्काम फल का आशा, किसी तरह का कोई कामना ना रहे, तो निश्चित रूप से वो मनुष्य समता में आ जाएगी और निश्चित रूप से टेंशन, डिप्रेशन सब कुछ से वो मुक्ति प्राप्ति होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने एक्वापंक्चर और योग के बारे में हमारे दर्शकों को एक जागरूकता फैलाने का काम किया है। आप सर कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं सभी को लिए बताऊंगा, ये जीवन को समझना, ठीक है ना, योग को समझना, हमारा नकारात्मक जो सोच है वो हमारा ही जीवन के लिए हानिकारक है, सकारात्मक हमारा मन के लिए, हमारा तन के लिए सब तरह से बेनिफिट है। हमारा सोसाइटी बनाने के लिए भी एक सकारात्मक सोच हमारा जीवन में अद्भुत रोल प्ले करता है। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा नेचर के साथ जुड़िए, प्रकृति को रक्षा कीजिए, प्रकृति को समझने के प्रयास कीजिए, अपने शरीर को प्रकृति के रूप में ढालिए। एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट भी एक प्राकृतिक चिकित्सा है। इस चिकित्सा के माध्यम से अपने आप को, अपने शारीरिक मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और योग के माध्यम से अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। एक जीवन अच्छा बनेगा तो एक परिवार अच्छा बनेगा, परिवार अच्छा बनेगा तो मेरे सोसाइटी अच्छा बनेगा, सोसाइटी अच्छा बनेगा तो मेरे देश अच्छे बनेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सर, आपने आज हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छे विषय पर जागरूक फैलाने का काम किया, जागरूकता फैलाई है। और मैं सर के बारे में बता दूं कि सर पाकुड़ में बस स्टैंड के सामने इनका अपना क्लिनिक है और आप वहां इलाज करते हैं।
अगर कोई व्यक्ति जिनको एक्वा पंक्चर का इलाज कराना हो तो निश्चित तौर पर आप हमारे डॉक्टर अशोक शाह जी से आप भेंट कर सकते हैं। और एक क्या कहते हैं वैकल्पिक चिकित्सा जिसको हम कहते हैं, नेचुरल साइंस जिसको हम लोग कहते हैं, ये नेचुरल चिकित्सा, आप उसका लाभ ले सकते हैं। आप मैं हमारे आज चैनल में आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ।